बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। आज हमारी डिस्कशन का जो टॉपिक है वो है ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन। ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस के बारे में हम जनरल बातें डिस्कस कर चुके हैं। ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस कैसे रेगुलेट होता है और ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस जब स्टार्ट हो जाता है तो उससे मैसेंजर आरएनए की सिंथेसिस होती है। लेकिन इस प्रोसेस का एंड जो है उसे हम, जहाँ पे वो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस स्टॉप होता है, उसे हम टर्मिनेशन कहते हैं। तो उसे आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन की डेफिनेशन की तरफ आते हैं। आरएनए पॉलीमरेज विल कीप ट्रांसक्राइबिंग अंटिल इट गेट्स अ स्टॉप सिग्नल। जैसे आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ये टर्मिनेटर रीजन है। यहाँ पहुँचते ही उस वक्त तक ये अपनी ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को जारी रखेगा। जैसे ही ये टर्मिनेटर सीक्वेंस आएगा वहाँ पे पहुँच के मैसेंजर आरएनए की सिंथेसिस रुक जाती है। जो एलोंगेशन की स्टेज गुजरने के बाद टर्मिनेटर पोर्शन आता है, वहाँ पे जाके ये मैसेंजर आरएनए अपना जो फंक्शन है उसे रोक देता है। तो ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस का एंड होना, इसे हम टर्मिनेशन कहते हैं, क्योंकि वहाँ पे पर्टिकुलर टाइप का एक सीक्वेंस डीएनए का मौजूद होगा जो मैसेंजर आरएनए की सिंथेसिस को रोक देगा। तो ये प्रोसेस होता कैसे है, इसकी कौन सी टाइप्स इसे कंट्रोल करती हैं, वो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आते हैं टाइप्स ऑफ ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन। कौन सी टाइप्स हैं ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन की? प्रोकैरियोट्स में दो डिफरेंट टाइप्स की टर्मिनेशन के प्रोसेस हैं जो ट्रांसक्रिप्शन को रोकते हैं। उसमें फर्स्ट वन है रो डिपेंडेंट एंड सेकंड वन इसमें आता है रो इंडिपेंडेंट। तो इन दोनों को ही आज हम डिस्कस करेंगे कि प्रोकैरियोट्स की जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है जब वो एंड होने लगता है तो कुछ उसमें प्रोकैरियोट्स में ये रो डिपेंडेंट होता है। रो बेसिकली प्रोटीन है जिसे हम आगे डिस्कस करने जा रहे हैं, वाइल दूसरा जो प्रोसेस है वो रो इंडिपेंडेंट है जिसमें उस प्रोटीन का कोई रोल नहीं है। तो फर्स्ट वन एक प्रोटीन की बेस पे होगा। रो प्रोटीन जो है वो उस ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को कंट्रोल करती है, टर्मिनेशन के प्रोसेस को कंट्रोल करती हैं, वाइल दूसरे में उन प्रोटीन्स की एब्सेंस में वो टर्मिनेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है। तो सबसे पहले हम रो डिपेंडेंट जो टर्मिनेशन है उसको डिस्कस करेंगे। अगर डेफिनेशन की बात करें तो प्रोटीन फैक्टर है रो, जो क्या करता है आरएनए पॉलीमरेज की एक्टिविटी को रोकता है और उससे आरएनए सिंथेसिस जो है वो एक स्पेसिफिक साइट पे आके एंड हो जाती है। तो इसकी एक डायग्राम जनरल दी हुई है यहाँ पे, जिसे मैं डिटेल में डिस्कस कर रहा हूँ नेक्स्ट स्लाइड में। जनरल आपने माइंड में रखना है कि इसमें प्रोटीन फैक्टर है, प्रोटीन्स आके आरएनए के साथ अटैच होती हैं और उसे आरएनए मूव करता है टुवर्ड्स द टर्मिनेटर सीक्वेंस और उसे डिटैच करवाता है डीएनए से। तो इस प्रोसेस से जब वो मैसेंजर आरएनए डीएनए से डिटैच हो जाता है तो इसे हम रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन कहते हैं। तो रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन के जो स्टेप्स हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ये होता है कि जब मैसेंजर आरएनए अपना टर्मिनेटर सीक्वेंस पे पहुंचता है तो रो बाइंड करती है अनस्ट्रक्चर्ड एक रीजन होगा जिसे हम रो यूटिलाइजेशन साइट कहते हैं। रॉट बी वो कहलाती है। बेसिकली ये रो यूटिलाइजेशन साइट जो होती है ये साइटोसिन रिच सीक्वेंस होता है। इसमें गुआनिन ना होने के बराबर होती है, बिल्कुल इसमें बहुत कम चांसेस होते हैं गुआनिन का सीक्वेंस मौजूद होती है। साइटोसिन का एक कंटिन्यूस सीक्वेंस होता है जो मैसेंजर आरएनए पे न्यूली सिंथेसाइज्ड अनस्ट्रक्चर्ड मैसेंजर आरएनए जो है उसके ऊपर मौजूद होता है। तो रो फैक्टर जो रो प्रोटीन्स हैं इस प्लेस पे आके अटैच होती हैं। सो रो प्रोटीन जो हैं इस प्लेस पे जब आके अटैच होंगी इस रीजन के अंदर, तो ये अपवर्ड मूव करना शुरू करती है। रो यूटिलाइजेशन साइट उसे अटैच करवाने में हेल्प करती है। तो उसके बाद सेकंड स्टेप है कि ये जो प्रोटीन है ये मूव करती है टुवर्ड्स द 3 एंड, फ्रॉम 5 एंड टू 3 एंड इसकी मूवमेंट होती है और ये जाके इनकाउंटर करती है, अटैचमेंट करती है आरएनए पॉलीमरेज के साथ। जो उसका टर्मिनेटर सीक्वेंस होता है, आरएनए पॉलीमरेज जैसे ही उसके साथ जाके टर्मिनेटर सीक्वेंस पे पहुंचता है तो वो ऑटोमेटिकली रुक जाता है और उधर से जो रो प्रोटीन है वो मूव करती है, वो आके उस सीक्वेंस पे रो उस सीक्वेंस पे आके अटैच होती है। इस टर्मिनेटर सीक्वेंस की वजह से पॉलीमरेज की एक्टिविटी रुक चुकी है। जो रो प्रोटीन है वो उस टर्मिनेटर रीजन में आती है और वहाँ पे आने के बाद ये क्या करती है, ये हेलिकेज एक्टिविटी को यूज़ करते हुए जो स्पेसिफिक जो बॉन्डिंग है मैसेंजर आरएनए और डीएनए के मॉलिक्यूल के दरमियान उन्हें ब्रेक करवाती है, उसे अनवाइंड करवाती है
सो डीएनए और आरएनए की जो अटैचमेंट है वो टूट जाती है। सो मैसेंजर आरएनए जो है डीएनए स्ट्रैंड से सेपरेट हो जाता है। तो इस प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन की टर्मिनेशन कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे टर्मिनेशन या एंड हो जाता है जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है। तो इसे फिर रिपीट करूँगा कि रो यूटिलाइजेशन साइट जो है, जो कि साइटोसिन रिच होती है, उसके ऊपर आके रो प्रोटीन्स अटैच होती हैं। अटैचमेंट के बाद ये प्रोटीन्स मूव करती हैं टूवर्ड्स 3' 5' से ये अटैच होती हैं और ये मूव करती हैं टूवर्ड्स द 3' जब मैसेंजर आरएनए जो सिंथेसाइज हो रहा है उसकी एक्टिविटी को कंट्रोल करने वाला आरएनए पॉलीमरेज जो है वो टर्मिनेटर सीक्वेंस पे पहुंचता है। तो टर्मिनेटर सीक्वेंस को जैसे ही वो रीड करता है वो स्टॉप कर जाता है, वो फर्दर मूवमेंट स्टॉप कर देता है। अब प्रोसेस ये है कि जो मैसेंजर आरएनए बन चुका है उसे डिटैच करवाना। तो उसके लिए रो जो है उस सीक्वेंस पे आती है जो टर्मिनेटर सीक्वेंस है, वहाँ पे पहुँचती है। वहाँ पहुँचने के बाद ये हेलिकेज एक्टिविटी को यूज़ करते हुए डीएनए और मैसेंजर आरएनए को एक दूसरे से सेपरेट कर देती है। सो इस प्रोसेस को हम कहेंगे कि यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन एंड हो गई है, और इसमें क्योंकि रो प्रोटीन ने अपना रोल प्ले किया तो इसलिए इसे रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन कहेंगे। रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन के बाद हम मूव करेंगे रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन की तरफ। इट इज़ आल्सो नोन एज इंट्रिंसिक ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन। इसका दूसरा नाम जो इसे कहा जाता है इंट्रिंसिक ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन। बेसिकली पैलेंड्रोमिक टर्मिनेटर सीक्वेंस होता है, आरएनए के अंदर मौजूद होता है। इसमें क्योंकि प्रोटीन इन्वॉल्व नहीं है बल्कि यहाँ पे टर्मिनेटर सीक्वेंस एक होगा। जो पैलेंड्रोमिक सीक्वेंसेस की बात करें तो ये मैसेंजर आरएनए जब सिंथेसाइज हो रहा होता है तो इसमें दो लोकेशंस पे होते हैं, क्योंकि डीएनए में भी ये दो लोकेशन पे मौजूद। अगर डीएनए में ये दोनों पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस मौजूद हैं तो वो ट्रांसक्राइब होकर मैसेंजर आरएनए में आते हैं और टर्मिनेशन का एक काज बनते हैं। जैसे आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस है ये, जो जिस दर से रीड किया जाए सेम होता है। तो पैलेंड्रोमिक बेसिकली वर्ड पैलेंड्रोम से आया है, जिसमें किसी भी वर्ड को, किसी भी लेटर को अगर राइट से लेफ्ट पढ़ा जाए या लेफ्ट से राइट पढ़ा जाए या टॉप से डाउन की तरफ और डाउन से अप की तरफ पढ़ा जाए तो सेम तरह रीड होता है। जैसे आपको यहाँ ये सीक्वेंस नज़र आ रहे होंगे दो, ये सिमिलर वे से रीड किए जाते हैं। तो इन्हें हम पैलेंड्रोमिक सीक्वेंसेस इस तरह के मौजूद होते हैं डीएनए में, जो ट्रांसक्राइब होके उनके अपोजिट जो सीक्वेंसेस हैं वो आरएनए में ट्रांसफ़र होते हैं। और ये जो पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस होते हैं ये गुआनिन साइटोसिन रिच सीक्वेंसेस होते हैं, जो दो लोकेशन पे होने की वजह से एक दूसरे के अपोजिट होते हैं और ये आपस में एक दूसरे के साथ अटैचमेंट करके हेयर पिन लूप बनाते हैं। और ये हेयर पिन लूप जो होती है ये टर्मिनेशन को इनिशिएट करवाती है। जैसे आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि इसमें गुआनिन साइटोसिन साइटोसिन गुआनिन साइटोसिन गुआनिन गुआनिन साइटोसिन गुआनिन, इसका अपोजिट जो सीक्वेंस है वो इसी मैसेंजर आरएनए में मौजूद है। तो ये आपस में जुड़ते हैं और जुड़ने के बाद ये हेयर पिन लूप बनाते हैं। और इसके पीछे डीएनए में एडिनिन 6 एडिनिन्स का या 7 एडिनिन्स का एक सीक्वेंस मौजूद होता है जो इस ट्रांसक्रिप्शन की टर्मिनेशन को कैरी आउट करवाता है। तो जैसे आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा कि मैसेंजर आरएनए में इसमें यूरासिल की फॉर्म में ये सीक्वेंस आएगा, उसका अपोजिट फॉर्म में एडिनिन की। तो ये जब ये सीक्वेंस मौजूद होंगे, एक ये पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस मौजूद होंगे दो, और उनके बाद रिपीटेड एडिनिन या का सीक्वेंस डीएनए में और यूरासिल्स का सीक्वेंस मैसेंजर आरएनए में प्रेजेंट होगा, तो टर्मिनेशन का जो प्रोसेस है वो कैरी आउट होगा। तो इसके स्टेप वाइज हम देखेंगे कैसे होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेटर्स के बारे में आपको अंडरस्टैंड होना चाहिए कि ये कंटेन करते हैं रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेटर्स हैं कंटेन एन इन्वर्टेड रिपीट, यानी कि उसके अपोजिट रिपीट्स मौजूद होती हैं, फॉलोड बाय अ स्ट्रिंग ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 6 एडिनिन्स। मिनिमम उसमें 6 एडिनिन्स का एक सीक्वेंस हो सकता है, उससे ज़्यादा भी हो सकती हैं, 7 8 भी हो सकती हैं, लेकिन मिनिमम जो होती हैं एडिनिन का सीक्वेंस न्यूक्लियोटाइड का वो 6 होगा। वो उन दो इन्वर्टेड रिपीट्स एक दूसरे के अपोजिट जो रिपीट्स हैं वहाँ उसमें मौजूद होगा सीक्वेंस में डीएनए में। तो जब डीएनए पे आरएनए पॉलीमरेज अपनी एक्टिविटी स्टार्ट करेगा तो उससे जो मैसेंजर आरएनए बनना शुरू होता है
इन रिपीट्स के जो अपोजिट सीक्वेंस हैं वो आरएनए ट्रांसक्रिप्ट की फॉर्म में मैसेंजर आरएनए में आना शुरू हो जाते हैं। सो इन्वर्टेड रिपीट्स ट्रांसक्राइब्ड इनटू आरएनए, जो इन्वर्टेड रिपीट्स डीएनए में मौजूद थी वो आरएनए में आना शुरू हो जाती हैं। स्ट्रिंग ऑफ यूज मीन्स स्ट्रिंग ऑफ यूरासिल्स causes the RNA polymerase to pass। तो जैसे यहाँ पे एडेनिन का एक स्ट्रिंग आ रहा है, उसी तरह मैसेंजर आरएनए में वो यूरासिल के तौर पे वो ट्रांसक्राइब होगा। तो जैसे ही यूरासिल का सीक्वेंस आता है, 6 यूरासिल्स का सीक्वेंस आता है, तो ये आरएनए पॉलीमरेज की एक्टिविटी को रोक देता है, स्टॉप करवा देता है। जब आरएनए पॉलीमरेज की एक्टिविटी स्टॉप होती है तो जो दोनों आरएनए ट्रांसक्रिप्ट के जो इन्वर्टेड रिपीट्स हैं, दिस वन एंड दिस वन, ये दोनों आपस में हेयर पिन लूप बनाते हैं। द इन्वर्टेड रिपीट्स इन द आरएनए फोल्ड इनटू अ हेयर पिन लूप। तो ये आपस में, क्योंकि ये आप एक दूसरे के अपोजिट सीक्वेंस हैं, तो एक फोल्ड होकर ही हेयर पिन लूप क्रिएट कर लेते हैं। इनके पीछे यूरासिल्स का एक सीक्वेंस मौजूद है जिसने आरएनए पॉलीमरेज की एक्टिविटी को स्टॉप कर दिया है। तो इन दोनों कंडीशंस के बाद जो होगा, आरएनए जो होगा ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में जो आरएनए का मॉलिक्यूल बना है वो सेपरेट हो जाएगा डीएनए टेम्पलेट से। यानी कि ये वाला जो उसका पोर्शन एडेनिन रिच सीक्वेंस बनने से, यूरासिल रिच सीक्वेंस बनने के बाद ये यहाँ से आरएनए जो होगा वो डीएनए से सेपरेट हो जाएगा। तो इस हेयर पिन लूप के फॉर्म होने और यूरासिल के जो एक कह सकते हैं कंटिन्यूस सीक्वेंस न्यूक्लियोटाइड का जो है स्ट्रिंग जो है, उसकी प्रेजेंस में ट्रांसक्रिप्शन यहाँ पे एंड हो जाती है। तो ये ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन जो होगी, क्योंकि इसमें कोई प्रोटीन इन्वॉल्व नहीं है, तो इसे हम रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन कहेंगे। अगर हम इसे कंक्लूड करें तो ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेट्स व्हेन इन्वर्टेड रिपीट्स फॉर्म अ हेयर पिन फॉलोड बाय अ स्ट्रिंग ऑफ यूरासिल्स। तो दोनों कंडीशन होनी चाहिए कि यूरासिल्स का स्ट्रिंग हो और जो इन्वर्टेड रिपीट्स हैं वो हेयर पिन लूप क्रिएट करें, तो आरएनए का मॉलिक्यूल जो मैसेंजर आरएनए है वो डीएनए से सेपरेट हो जाता है। अब वो फर्दर अपने प्रोसेस में जाएगा जिसमें वो अपनी ट्रांसलेशन की प्रोसेस की तरफ मूव करेगा, तो ये लेटर ऑन होगा। लेकिन इसके स्टॉप होने के लिए ये जो इन्वर्टेड रिपीट्स हैं इनका रोल है जो हेयर पिन लूप फॉर्म करती हैं, और उनके पीछे यूरासिल रिच स्ट्रिंग मौजूद होता है मैसेंजर आरएनए के अंदर। तो इन कंडीशंस के अंदर विदाउट एनी प्रोटीन जो है आरएनए का जो एक प्रोडक्शन है वो रुक जाती है और वो सेपरेट हो जाता है। आरएनए का मॉलिक्यूल जो है वो सेपरेट होके वो अपने ट्रांसलेशन के प्रोसेस की तरफ मूव कर जाता है। कि स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमने जो डिस्कस की हैं चीज़ें, उसमें ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन की 2 टाइप्स थी, रो इंडिपेंडेंट और रो डिपेंडेंट। रो बेसिकली प्रोटीन है, अगर वो प्रोटीन की बेस पे टर्मिनेशन और प्रोटीन के अटैच होने के बाद वो टर्मिनेशन के प्रोसेस को कैरी आउट करे तो वो रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन थी। और रो डिपेंडेंट जो टर्मिनेशन थी उसमें रो यूटिलाइजेशन साइट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। रो यूटिलाइजेशन साइट के बारे में मैंने आपको बताया कि ये साइटोसिन का एक सीक्वेंस होता है जिसमें बहुत ही कम चांस होते हैं कि गुआनिन भी प्रेजेंट हो। तो ये साइटोसिन रिच सीक्वेंस होता है जहाँ पे रो प्रोटीन अटैच होती है और ये इस टर्मिनेशन के प्रोसेस को कंप्लीट करवाने में हेल्प करती है। वाइल रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन जो है उसमें जो रिपीट्स मौजूद हैं, इन्वर्टेड रिपीट्स प्रेजेंट होती हैं ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को कैरी आउट करने के लिए, और उनके पीछे मौजूद होगा यूरासिल रिच सीक्वेंस। यूरासिल रिच सीक्वेंस मौजूद होगा और उनकी इन्वर्टेड रिपीट्स आपस में हेयर पिन लूप क्रिएट करने से ये डीएनए से मॉलिक्यूल जो है मैसेंजर आरएनए का सेपरेट हो जाता है। तो इस प्रोसेस को हम रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन कहते हैं क्योंकि इसमें कोई प्रोटीन इन्वॉल्व नहीं है। तो बेटा, हमारा आज का लेक्चर यहाँ पे एंड हुआ। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।